ये कहानी शुरू होती है साल 2008 से। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और अपना इलाज कराने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। कुछ इसी भरोसे के साथ डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया और ब्लड चढ़ाते ही उस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद फिर से वो बीमार हो जाता है। डॉक्टर्स उसकी कुछ जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव हो चुका है, उसको एड्स की बीमारी हो चुकी है। और जैसे ही उसको एड्स की बीमारी के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाकी की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के सहारे ही कटनी थी। दवाई खाएगा तो जिंदा रहेगा और दवाई नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। दवाई खाता था और अपने आप को जीवित रखने की लगातार कोशिश कर रहा था और इसीलिए जब वो HIV पॉजिटिव हो जाता है तो वो शादी न करने का फैसला लेता है। लेकिन एक लड़की उसकी जिंदगी में ऐसे आती है, उस लड़की के साथ रहता है और साथ साथ रहने के बाद बहुत सारे जो काम होते हैं वो भी सब करता था। लेकिन एक ऐसी खबर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस खबर ने पूरे इंसानियत पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं और यह एहसास करा दिया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जरा सी मुसीबत आती है तो जो लोग अपने होते हैं वो तो साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन जो गैर होते हैं वो कहीं दूर जाकर खड़े होते हैं। कहानी आज की कुछ ऐसी ही है जो आपको झकझोर देगी, आपको परेशान कर देगी, आपको सहन करने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी महाराष्ट्र प्रदेश के मुंबई सिटी की है। मुंबई सिटी से लगा हुआ एक मीरा रोड कस्बा है। यहाँ पर गीता नगर है और गीता नगर में एक आकाशदीप सोसाइटी है। दरअसल आकाशदीप सोसाइटी के 7वें माले पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है सोमेश श्रीवास्तव। 5 जून 2023 की शाम जब सोमेश श्रीवास्तव अपनी ड्यूटी से अपने घर आता है तो घर आने के बाद अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी, घर में किसी तरह की बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है। मेरे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देते। उसकी माँ और सोमेश दोनों मिलकर अपने पूरे घर की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ खाकर चूहा मर तो नहीं गया है। चूहा सड़ रहा होगा शायद, इसीलिए दुर्गंध आ रही थी। जब अपने घर की पड़ताल करते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है दुर्गंध अपने घर से नहीं है बल्कि कहीं और से है। रात होती है, सोता है, खाना खाता है। अगला दिन निकलता है, फिर ड्यूटी के लिए निकलता है। जब ड्यूटी के लिए निकल रहा था तो बदबू तो थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जितनी उसने कल शाम महसूस की थी। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। फिर शाम को वापस लौट कर आता है, तब भी बदबू थी। तब वो कहता है, मम्मी, ऐसा तो नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि हमारे पड़ोसी ने किसी को मार तो नहीं दिया है। तो माँ कहती है कि जितनी सारी तुम वेब सीरीज देखते हो, जितनी सारी तुम ये टीवी नाटक फिल्में देखते हो, उससे तुम्हारा दिमाग भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। माँ अपने बेटे को डांट देती है, बेटा शांत हो जाता है और अगला दिन निकलता है। ये दिन था 7 जून 2023। सोमेश अपनी ड्यूटी में जाने के बाद इस बार दोपहर में ही घर जल्दी आ जाता है, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा दुर्गंध हो रही थी। 5 तारीख से बदबू आने का सिलसिला शुरू हुआ था। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम जाकर पड़ोसियों से पता करो। तभी उसकी माँ कहती है कि तू खुद जाकर पड़ोसी से बोल दे कि तुम्हारे घर से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, शायद तुम्हारे घर में चूहा मर चुका है। लड़का जाकर दरवाजा खटखटाता है, अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती। फिर वो दोबारा दरवाजा खटखटाता है, तब अंदर से एक अजीब आवाज आती है, जैसे हम कभी डियो लगाते हैं या फिर स्प्रे लगाते हैं उसी तरह से सी की आवाज आती है। तो ऐसी ही आवाज आ रही थी और जैसे ही वो आवाज आती है अंदर से बजाय दुर्गंध के खुशबू आने लगती है। वो लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिरकार मामला क्या है। 10 से 15 मिनट उस दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि दरवाजा खुलेगा और वो बातचीत करेगा, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। और वो यहाँ से जब अपने घर की तरफ जाता है तो कुछ ही देरी के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था। तुरंत वो दौड़कर जाता है कि सुनो अंकल जी, आपके घर में से दुर्गंध आ रही है, आप देखते क्यों नहीं हो? बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या मामला है? कहीं चूहा तो नहीं मर गया? वो कहते हैं कि मुझे फिलहाल अपनी ड्यूटी पर जाना है, बहुत जरूरी काम है, इसलिए जब वापस लौट कर आऊंगा तब आकर देखूंगा, तुम अपना काम करो तब तक। लड़का वापस अपने घर आता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है। तभी वो जैसे तैसे चेयरमैन और सेक्रेटरी को बुलाता है, वो सारी बातें उनको बताता है। वहाँ तेज दुर्गंध आ रही थी, लेकिन वो कमरा बंद था। ये दोनों उस एजेंट को फोन करते हैं जिस एजेंट ने इस व्यक्ति को, जो उनका पड़ोसी है, उसको कमरा दिलवाया था। दरअसल यहाँ पर एक आदमी और एक महिला रहती थी, लेकिन दोनों में से फिलहाल कोई नहीं था। तभी सेक्रेटरी और चेयरमैन के माध्यम से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है तो पुलिस को भी दुर्गंध आ रही थी।
अब पुलिस ने उस किराएदार को आसपास देखने के बाद घर का दरवाजा तोड़ दिया। जैसे दरवाजा खुलता है तो बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध की आसपास के लोगों का भी जीना मुहाल हो जाता है। अंदर घुसते हैं, जाकर देखते हैं तो सबसे पहले उन्हें जमीन पर पड़ी हुई एक इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन मिलती है और आगे चलते हैं तो बेड पर कुछ ब्लैक कलर की पॉलिथीन रखी हुई थी, लेकिन पॉलिथीन खाली थी और इस घर से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। फिर जाकर टॉयलेट को चेक करते हैं तो टॉयलेट बिल्कुल साफ था, घर बिल्कुल साफ था। अब ये बदबू आ कहां से रही है? तभी जाकर देखते हैं तो रसोई के अंदर 3 बाल्टियां रखी हुई हैं, एक कुकर रखा हुआ है, बाल्टियों के अंदर ब्लड पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। जब किसी चीज से उसे हिला के देखते हैं तो शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थे, मांस के टुकड़े थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये टुकड़े किसके हैं। तभी एक व्यक्ति इनमें से कुकर खुल के देखता है तो कुकर के अंदर भी मीट रखा हुआ है। वो कैसा मीट है, किसका है, वो समझ नहीं पा रहे थे। अब ये तो क्लियर हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ हुई है। तभी देखते हैं कि पास में ही लंबी सी चोटी है जो किसी महिला की चोटी लग रही थी। उस चोटी को देखते हैं और अब बारीकी से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे तो एक पैर का जान का हिस्सा था, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो मीट है, जो ये मांस रखा हुआ है बाल्टियों के अंदर, ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है, क्योंकि उसके अंदर जो पीसेस थे उससे पता चल रहा था साफ साफ। कुकर के अंदर भी और पास में रखी मिक्सी मशीन के अंदर भी मीट के पीसेस रखे हुए थे उसको पीसने के लिए। अब पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। पड़ोसी तो पहले से डरे हुए थे। वो लड़का जो 2-3 दिन पहले से ही शक कर रहा था, अपनी माँ को ये सारी बात बताता है कि माँ मैं तुमसे 2-3 दिन से कह रहा था, देखो पड़ोसी अंकल ने उस आंटी को मार दिया है। अब ये बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। पुलिस वालों की जो सूचना मिलती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि उसको फोन नहीं करना है, जो व्यक्ति यहाँ पर रहता है उसके आने का इंतजार करिए। अब जैसे ही उसके आने का इंतजार किया जा रहा था, कुछ ही देर बाद वो व्यक्ति भी आ जाता है लिफ्ट से। जैसे ही वो अपने माले पर उतरने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि इसका दरवाजा खुला हुआ है और वहाँ पर पुलिस भी है, वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। तब वो वापस भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसको दबोच लिया और दबोचने के बाद जब सबसे पहले उसका नाम पूछा तो वो कहता है कि मेरा नाम मनोज रमेश साने है, जिसकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास होती है, जो कि एक किराना स्टोर पर काम करता है, जहां से महज 5,000 रुपए की इसको पगार मिलती थी। अब इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर जो लाश पड़ी हुई है वो किसकी थी, जो लाश के टुकड़े थे वो किसके थे, किसको कुकर में उबाला गया, बाल्टी में किसके शरीर के टुकड़े रखे हुए थे और जो इलेक्ट्रॉनिक कटर था उससे किसको काटा गया था। पुलिस के मन में सवाल थे। इससे पहले कि पुलिस इन सवालों तक पहुंच पाती, कुछ लोगों ने इस जानकारी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और हर किसी की ख्वाहिश इस मामले को जानने के लिए जुट जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। ये पता चलता है कि 56 साल के एक व्यक्ति का उससे कम 25 साल छोटी सरस्वती वैद्य से अवैध संबंध थे। वो लिव इन रिलेशनशिप में लगभग 3 साल से इसी फ्लैट के अंदर रह रहे थे। अब इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की अनाथ आश्रम में रह रही थी और अनाथ आश्रम से इसको बेटी बनाकर अपने घर पर लेकर आया था। वहीं पर इसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाता था। पुलिस अलग अलग एंगल पर जब जांच करना शुरू कर देती है तो दिन आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि शरीर के महज थोड़े बहुत टुकड़े बचे थे। उन टुकड़ों से कैसे पता चलता? पुलिस इससे और पूछताछ करती है तो पूछताछ करने पर यह बताता है कि मैंने इसकी हत्या नहीं की है, बल्कि 3 जून 2023 को जब वो घर आता है तो ये आंगन में मरी हुई पड़ी हुई थी। इसके मुंह से झाग निकल रहा था। जरूर इसने कुछ खाकर अपनी जीवन लीला को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी। अब ये बात कहीं पुलिस को न पता चल जाए, ये बात कहीं उसके आसपास के लोगों को न पता चल जाए, इसलिए इसकी लाश को वो ठिकाने लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। वो सीधा बाजार जाता है, बाजार से इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन लेकर आता है, उसके शरीर को खींचकर सीधा बाथरूम के अंदर लेके आता है। बाथरूम के अंदर ले जाने के बाद उसके शरीर के छोटे छोटे पीसेस करता है, टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को बाल्टी के अंदर भर देता है और उन बाल्टियों को रसोई के अंदर ले जाता है। जैसे जैसे उसको मौका मिल रहा था वैसे वैसे वो मिक्सी में पीसता था। सुबह के वक्त में उठता था और उठने के बाद कुछ थैलियां भर के टुकड़ों को ले जाकर बाहर स्ट्रीट पर कुत्तों को खिलाता था, कभी उबाल कर खिलाता था। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जो उसने मीट को उबाला था, कुकर में पकाया था, कहीं ऐसा ना हो इसने कुछ मीट के टुकड़े खुद खाए हो। अब पुलिस इस प्रकरण की जांच करने में जुट जाती है कि कौन व्यक्ति है, तो पता चलता है कि 5,000 रुपए महीने के हिसाब से ये राशन की दुकान पर था, लेकिन जिस जगह पर ये किराए पर रह रहा था उसका किराया ही 10,000 रुपए होता है। एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए महीने कमाता है, 10,000 रुपए किराया दे रहा है। जो घर में एक लड़की रहती है सरस्वती वैद्य, जिसकी उम्र 32 साल है, उसका खर्चा भी चलाता है। तो आखिरकार इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
तो इसके बारे में पता चलता है कि इसका खुद का अपना फ्लैट होता है, जहाँ पर 35,000 रुपये प्रति माह की दर से उसको किराया मिलता है। और उसी किराए से और इसके दुकान से मिलने वाली जो रकम थी 5,000 रुपये, कुल मिलाकर 40,000 रुपये हो जाते हैं। 40,000 रुपये से ही ये अपना घर पर चला रहा था। अब इस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये एक अनाथ आश्रम में रहती थी और जब तक इसकी 18 साल उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक ये इस लड़की से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाया करता था और वहाँ पर इसके लिए बहुत सारे खेल खिलौने, उसके लिए खाने की सामान, बहुत सारी चीजें लेकर जाया करता था। वहाँ जो लड़कियाँ होती थी वो पूछते थी कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर आता है ये तुम्हारा क्या लगता है, तो वो लड़की कहती थी कि ये मेरे मामा लगते हैं और ये मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो ये मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। ठीक वैसे ही होता है, 18 साल जब पूरे हो जाते हैं तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। हालांकि कुछ दिन लड़की अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी रहती है, लेकिन ये व्यक्ति इसको अपने साथ ले जाता है और साथ रहने के बाद लोगों का दावा है, इसमें जांच अधिकारियों का दावा है कि दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो ये दावा करता है कि वो कभी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहा, उसने कभी इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, बल्कि ये दोनों साथ साथ जरूर रहते थे और वो उसका पूरी तरह से ख्याल भी रखता था। पुलिस अब इससे और भी पूछताछ करती है, तब इसने एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया। वो कहता है कि साल 2008 की बात है, एक बार ये अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया था। उसको ऐसा ब्लड चढ़ाया गया, उसे नहीं पता था कि उसको जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है, जो उसको नीडल लगाई जा रही है, उस नीडल से उसको HIV हो सकता है और इसलिए वो HIV पॉजिटिव हो चुका था। इस लड़की के साथ जरूर रहता था। इसका दावा ये भी है कि इसने कभी इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और इसीलिए जब उसे HIV पॉजिटिव हो चुका था तो इसीलिए उसने कभी शादी करने का फैसला भी नहीं लिया, इसलिए उसने कभी शादी भी नहीं की। हालांकि पुलिस उस महिला के शरीर के जो टुकड़े मिले हैं उन टुकड़ों के आधार पर पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलेगा कि लड़की खुद मरी थी या इसको मारा गया था, या वो भी HIV पॉजिटिव थी या कोई और वजह थी। पुलिस हर एक एंगल पर जांच करने की कोशिश कर रही है। अगर सोमेश श्रीवास्तव पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो अगले दिन में इस शरीर के सभी हिस्सों को खत्म कर चुका होता। ये कहीं ना कहीं इस केस को हमेशा के लिए दबा देता, कभी सामने नहीं आ पाता और जो एक इतना भयानक सच लोगों के सामने आया है, आधा अधूरा सच, वो कभी सामने नहीं आता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।